तो आज हम इतिहास के एक ऐसे रहस्य को सुलझाने वाले हैं जिसने विद्वानों को सदियों तक उलझाए रखा। ये कहानी है एक महान सम्राट की जो करीब 2000 साल तक गुमनामी के अंधेरे में खोया रहा। चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चट्टानों और स्तंभों पर एक प्राचीन भाषा में कुछ संदेश लिखे हैं, लेकिन उन्हें कोई पढ़ नहीं सकता। सदियों तक ये बस पत्थर पर कुछ निशान थे जिनके राज मानो वक्त के धूल में कहीं खो गए थे। इन लिखावटों में एक नाम बार बार आ रहा था, पियदस्सी। इसका मतलब है देवताओं का प्रिय या जिसका मुख सुंदर हो। पर सवाल ये था कि आखिर ये रहस्यमयी राजा था कौन? किसी भी जाने माने राजवंश के इतिहास में तो इसका कोई जिक्र ही नहीं था। अब इस राज को खोलने की जो कहानी है ना, वो किसी डिटेक्टिव नॉवल से कम नहीं है। ये एक ऐसी दिमागी पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए जबरदस्त धैर्य और कमाल की प्रतिभा की जरूरत थी। असली मुश्किल ये थी कि ये जो लिखावटें थीं वो ब्राह्मी और खरोष्ठी जैसी लिपियों में थीं, जिन्हें उस समय तक लोग पूरी तरह भुला चुके थे। जब तक कोई इन लिपियों को पढ़ नहीं लेता, राजा पियदस्सी की पहचान एक राज ही रहने वाली थी। और यहीं पर एंट्री होती है एपिग्राफी की, यानी अभिलेख शास्त्र की। ये एक ऐसी साइंस है जो इतिहासकारों को पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तनों जैसी सख्त चीज़ों पर लिखी बातों को समझने में मदद करती है। कह सकते हैं कि ये अतीत की आवाज़ों को सुनने का एक तरीका है। और फिर 1830 के दशक में कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर जेम्स प्रिंसिप ने इन लिपियों को समझने का बीड़ा उठाया। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 1838 में उन्होंने ब्राह्मी लिपि को क्रैक कर लिया। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था। जैसे ही लिपि पढ़ी गई, एक बात तो साफ हो गई कि ज्यादातर शिलालेखों में एक ही राजा पियदस्सी का जिक्र है। लेकिन इससे तो रहस्य सुलझने की जगह और भी गहरा गया। आखिर ये पियदस्सी था कौन, जिसका राज इतने बड़े इलाके में फैला हुआ था? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा उस दौर में, उस दुनिया में जिसका दरवाज़ा इन शिलालेखों ने खोला था। एक ऐसी दुनिया जहां राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। ये वक्त था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, मतलब एक ऐसा दौर जब सब कुछ बदल रहा था। नए नए शहर बन रहे थे, लोहे का इस्तेमाल बढ़ रहा था और नए नए दार्शनिक विचार सामने आ रहे थे। उस समय का भारत जैसा हम आज जानते हैं वैसा एक देश नहीं था, बल्कि ये महाजनपद कहे जाने वाले 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था। और ये सभी राज्य ताकत और दबदबे के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे। इनमें से कुछ सबसे बड़े और ताकतवर महाजनपद थे मगध, कोशल, कुरु और गांधार। हर राज्य की अपनी राजधानी थी, अपनी सेना थी और अपने राजा थे। इसी वजह से भारतीय इतिहास का ये दौर बहुत ही दिलचस्प माना जाता है। इन सभी राज्यों के बीच एक राज्य ऐसा था जो बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा। वो बना भारत की पहली महाशक्ति। जी हाँ, वो राज्य था मगध, जो आज के बिहार वाले इलाके में था। करीब 200 सालों के अंदर ही मगध ने अपने सारे प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया और एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। तो सवाल ये है कि मगध इतना कामयाब कैसे हुआ? इसके पीछे कई बड़े कारण थे। एक तो यहाँ की जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ थी। पास में ही लोहे की खदानें थीं, जिससे हथियार बनाना आसान था। और तो और यहाँ के जंगलों से सेना के लिए हाथी भी मिल जाते थे। साथ ही गंगा नदी व्यापार और आने जाने का एक बहुत बड़ा जरिया थी। मगध की ताकत का सबूत तो उसकी राजधानी राजगाह में ही दिख जाता है, जिसका प्राकृत में मतलब है राजाओं का घर। ये शहर पहाड़ियों के बीच बसा एक मजबूत किला था, जिससे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। और मगध के इसी शक्तिशाली वंश में हमें आखिरकार उस रहस्यमयी राजा की पहचान का सुराग मिलता है, जिसने पूरे उपमहाद्वीप में अपने संदेश खुदवाए थे। जब विद्वानों ने और शिलालेखों को पढ़ा तो उन्हें एक बहुत जरूरी कड़ी मिली। कुछ शिलालेखों में पियदस्सी के साथ साथ अशोक नाम भी लिखा था। और बौद्ध ग्रंथों से हमें पता था कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। और बस
पहेली के सारे टुकड़े जुड़ गए। ये गुमनाम राजा पियदस्सी और कोई नहीं बल्कि महान मौर्य सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक की पहचान आखिरकार दुनिया के सामने आ चुकी थी। अब जब विद्वानों को पता चल गया था कि इन पत्थरों पर क्या लिखा है, तो वो हैरान रह गए। अशोक के संदेश, उनके आदेश अफगानिस्तान से लेकर आंध्र प्रदेश तक पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। ये उनके साम्राज्य की विशालता का जीता जागता सबूत था। अशोक ने इन शिलालेखों के जरिए एक खास चीज का प्रचार किया जिसे धम्म कहा गया। अब ये धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये नैतिक आचरण के कुछ सिद्धांत थे। ये शांति और सद्भाव के साथ जीने का एक तरीका था। अशोक के धम्म के जो सिद्धांत थे वो बहुत ही सीधे और सरल थे। उनका मानना था कि इन उसूलों पर चलने से लोगों की जिंदगी इस दुनिया में भी और इसके बाद भी बेहतर होगी। ये शासन करने का एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी तरीका था। भले ही अशोक और उनके साम्राज्य को एक समय के लिए भुला दिया गया था, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे आसपास है, अक्सर उन तरीकों से जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। जरा इसे देखिए, ये मशहूर सिंह शीर्ष है जो अशोक के एक स्तंभ के ऊपर लगा था। कला का ये अद्भुत नमूना मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक बेहतरीन उदाहरण है और सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक भी। और सबसे कमाल की बात यह है कि आज 2000 साल से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद यही सिंह शीर्ष हमारे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। एक प्राचीन सम्राट की विरासत एक आधुनिक राष्ट्र की पहचान बन गई है। अशोक की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जब बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो जाते हैं और शासकों को भुला दिया जाता है, तो आखिर पीछे क्या बचता है? क्या सिर्फ पत्थर और इमारतें बचती हैं, या फिर वो विचार जो समय की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं? सत्ता को आखिर अपने पीछे क्या छोड़कर